हेलो फ्रेंड्स, जायसवाल वर्चुअल क्लासेज में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, एलटी मेंस एग्जाम के दृष्टिगत रखते हुए आज मैं जिस प्रश्न को लेकर के आपके बीच में उपस्थित हूँ वह प्रश्न है संप्रभुता क्या है, संप्रभुता की परिभाषा दीजिए और उसके लक्षणों की विवेचना कीजिए। इस प्रश्न को कैसे अच्छे ढंग से हम लिख सकते हैं, 9 मिनट में 200 शब्दों के अंतर्गत कैसे हम इसको बढ़िया ढंग से लिख सकते हैं जिससे कि हमको अधिकतम अंक मिले, आज की इस क्लास में आपको यही बताने का प्रयास किया गया है और इस क्वेश्चन को करके दिखाने का प्रयास किया गया है। तो फ्रेंड्स, आगे चलूं इसके पहले मैं आपको बता दूं कि थोड़ा सा आप एक दिमाग में सिंपल आइडिया बना लीजिए कि वास्तव में संप्रभुता क्या है। तो देखिए, यहाँ एक परिभाषा लिखा गया है कि संप्रभुता जो है वो राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति है जिसके द्वारा राज्य जो है अपने आंतरिक एवं बाह्य नियमों को बनाने में पूर्णतः स्वतंत्र होता है। तो यहाँ देखिए, पहला जो पॉइंट लिखा गया है कि संप्रभुता जो है राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति है। यानी संप्रभुता क्या है? राज्य की सर्वोच्च शक्ति है। आपको जब राज्य पढ़ाया गया था तो बताया गया था कि राज्य के जो है 4 अनिवार्य तत्व होते हैं। ठीक है, जनसंख्या, निश्चित भूभाग, स्थायी सरकार और संप्रभुता। ये क्या है? राज्य के तत्व हैं। तो राज्य के 4 अनिवार्य तत्व बताए गए थे आपको, जनसंख्या, निश्चित भूभाग, स्थायी सरकार और संप्रभुता। इसमें से आपको बताया गया था कि संप्रभुता जो है वो राज्य का सर्वोच्च शक्ति है, राज्य की सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है। इसे राज्य का प्राण कह सकते हो। यानी शरीर में जो महत्व प्राण का है वही महत्व राज्य में संप्रभुता का है। प्राण निकालने पर शरीर निर्जीव हो जाता है, उसी तरह से अगर राज्य को में से संप्रभुता निकाल दोगे तो उस राज्य जो है निर्जीव हो जाएगा। तो वास्तव में संप्रभुता है क्या? तो यहाँ लिखा है कि संप्रभुता जो है वो राज्य की सर्वोच्च शक्ति है, सबसे बड़ी शक्ति है। और कैसी शक्ति है? तो आगे लिखा गया है कि ऐसी शक्ति है जिसके द्वारा जो है राज्य अपने आंतरिक मामलों में और बाह्य मामलों में, जिसके द्वारा राज्य अपने आंतरिक एवं बाह्य नियमों को बनाने में स्वतंत्र होता है। यानी आंतरिक नियम देश के अंदर कौन से नियम चलेंगे, देश के बाहर कौन से नियम चलेंगे, यह बनाने में राज्य पूर्णतः स्वतंत्र होता है। आप जानते हैं कि हर देश के में जो है वो 2 तरह के नियम होते हैं। एक नियम वो होते हैं जो कि देश के नागरिकों के ऊपर लागू होते हैं, जिसको कि व्यवस्था क्या बनाती है उस देश की, और उस पूरे देश में लागू किया जाता है। पूरे देश के जो नागरिक होते हैं उन नियमों का पालन करते हैं। तो इसे कहते हैं देश का आंतरिक नियम, यानी राज्य का आंतरिक नियम। दूसरा नियम वो होता है जिसे हम कि राज्य का बाहरी नियम कहते हैं, बाह्य नियम कहते हैं। वह नियम क्या होते हैं? वो नियम वो होते हैं जो विदेशी राज्यों से, हमारे पड़ोसी देशों से, विश्व के अन्य देशों से हमारे संबंधों को निश्चित करते हैं। यानी हमारा किसके साथ मित्रता होगी, किसके साथ शत्रुता होगी, कहाँ से हम सामान मंगाएंगे, कहाँ सामान भेजेंगे, किसके साथ हम व्यापार करेंगे, नहीं करेंगे, ये नियम जो हैं वो राज्य के बाह्य नियम कहे जाते हैं। यानी जो राज्यों की विदेश नीति है, विदेश नीति का मतलब होता है कि राज्य जो है अन्य देशों के साथ कैसे संबंध रखेगा, तो इसकी नीति जो है वो बाह्य नियम के अंतर्गत ही आती है। तो जहाँ राज्य के आंतरिक नियम जो है वो नागरिकों के ऊपर लागू होते हैं, राज्य और नागरिकों के संबंध को स्थापित करते हैं, वहीं बाह्य नियम जो है पड़ोसी देशों से लेकर के विश्व के अन्य देशों के साथ राज्य के संबंधों को निश्चित करने का कार्य करते हैं। तो संप्रभुता क्या है? तो संप्रभुता यही है कि यदि राज्य, कोई भी राज्य, वो अपने आंतरिक नियम को बनाने में और अपने बाह्य नियम को बनाने में पूर्णतः स्वतंत्र है, उसके ऊपर कोई दबाव नहीं है, बिना किसी भय के, बिना किसी डर के, बिना किसी प्रलोभन के, यदि वह बिना किसी बाह्य नियंत्रण के अपने आंतरिक एवं बाह्य नियमों को बनाता है तो इसका मतलब उसके पास संप्रभुता है। संप्रभुता का मतलब ताकत, संप्रभुता का मतलब सत्ता। कैसी सत्ता? सर्वोच्च सत्ता। ये सर्वोच्च सत्ता कौन सी है? कि वो अपने आंतरिक नियम बनाएगा और बाह्य नियम बनाएगा, तो हम कहेंगे उसके पास संप्रभुता है। तो संप्रभुता क्या है? तो संप्रभुता राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति है जिसके द्वारा राज्य अपने आंतरिक एवं बाह्य नियमों को बनाने में पूर्णतः स्वतंत्र होता है। मैंने कहा कि राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, इसे राज्य का प्राण कहा जाता है।
15 अगस्त 1947 के पहले भारत राज्य नहीं था। 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 के पहले क्या भारत में जनसंख्या नहीं थी? क्या भारत में निश्चित भूभाग नहीं था? क्या भारत में कोई सरकार नहीं थी? तो आप कहेंगे यहाँ सर जनसंख्या भी थी, यहाँ भूभाग भी निश्चित था, यहाँ सरकार भी थी, तो भारत के पास क्या नहीं था कि हम कह रहे हैं कि 15 अगस्त की 1947 के पहले भारत राज्य नहीं था? तो उसके पास संप्रभुता नहीं थी। संप्रभुता का मतलब कि भारत अपने आंतरिक नियमों को और बाह्य नियमों को बनाने में स्वतंत्र नहीं था, उसके ऊपर नियंत्रण था। किसका नियंत्रण था? ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण था। नियम हमारे जो है ब्रिटेन से बन के आते थे, तो हम स्वतंत्र नहीं थे अपने आंतरिक एवं बाह्य नियमों को बनाने के लिए, किसी देश के साथ संबंध स्थापित करने के लिए, क्योंकि हमारे ऊपर अंग्रेजों का नियंत्रण था। अब 15 अगस्त 1947 के बाद हमको क्या मिल गया? तो हमको यही संप्रभुता मिल गई। अब हम स्वतंत्र हैं, अब हमें किसी से आदेश लेने की जरूरत नहीं है अपने नियमों को बनाने के लिए। अब हमें विदेशी देशों के साथ कैसे संबंध रखने हैं, इसके लिए हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। तो संप्रभुता क्या है? तो संप्रभुता जो है राज्य की वो सर्वोच्च शक्ति है जिसके द्वारा राज्य अपने आंतरिक नियमों और बाह्य नियमों को बनाने में स्वतंत्र होता है। ये राज्य का प्राण है, आप इसको ध्यान रखिएगा। अब अगर संप्रभुता की विशेषताएं बताना है या संप्रभुता के लक्षण बताना है या संप्रभुता के तत्व बताना है, सब बात एक ही है। तो अगर संप्रभुता के लक्षण बताने हैं तो आप अगर इस पॉइंट को ध्यान में रख रहे हैं कि संप्रभुता राज्य का प्राण है, तो हर विशेषता को, उसके हर लक्षण को आप अच्छे से डिफाइन कर पाएंगे। जैसे सर्वोच्चता, संप्रभुता का लक्षण है सर्वोच्चता। तो अब संप्रभुता जो है राज्य में सर्वोच्च होती है। जैसे शरीर में प्राण सर्वोच्च है, उसी तरह राज्य में संप्रभुता सर्वोच्च है। अदेयता, संप्रभुता किसी को दी नहीं जा सकती। क्यों नहीं दी जा सकती? क्या आप अपने प्राण को किसी को दे सकते हैं? तो नहीं दे सकते हैं। प्राण को देने का मतलब आत्महत्या करना। तो संप्रभुता अगर आपने निकाल दिया राज्य से, तो राज्य मर गया। तो इसी तरह से आप जो है संप्रभुता के जितने भी लक्षण हैं उसकी आप व्याख्या कर सकते हैं। अगर इसकी बेस को आप समझ रहे हैं तो वही बेस बताने का आपको प्रयास किया गया है। अब हम सीधे चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और आपको इस क्वेश्चन का एक अच्छा उत्तर लिख करके दिखाने का प्रयास करते हैं। तो आइए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो फ्रेंड्स, एलटी मेंस एग्जाम आंसर राइटिंग टेक्निक दीर्घोत्तरी का प्रश्न लिया है हमने। कुल अंक है 12, यानी एक क्वेश्चन दीर्घोत्तरी का 12 अंक का होता है और समय 9 मिनट, यानी 10 मिनट में लगभग आपको एक क्वेश्चन करना होता है। तो यहाँ 9 मिनट रखा गया है, 1 मिनट सोचने में चला जाता है। तो आपको 9 मिनट में ही एक क्वेश्चन को, यानी 200 शब्दों में जो इसकी सीमा है, अधिकतम शब्दों की सीमा जो है वो कितनी है? 200 शब्द। तो यहाँ देखिए 20 लिखा गया है, एक जीरो जो है यहाँ पर कट गया है, तो आप इसको 200 शब्दों में समझिए। तो यानी अधिकतम 200 शब्दों में आपको इस क्वेश्चन को लिखना है और अधिकतम समय जो आपके पास है वो 9 मिनट का है। प्रश्न बड़ा सिंपल है कि संप्रभुता की परिभाषा दीजिए तथा उसके प्रमुख लक्षणों का वर्णन कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को हम कैसे लिख सकते हैं? तो देखिए सबसे पहले हमने भूमिका लिखा है। तो भूमिका में क्या दिया गया है? संप्रभुता राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। राज्य अपने इसी लक्षण के कारण आंतरिक दृष्टि से सर्वोच्च और बाह्य दृष्टि से स्वतंत्र होता है। तो फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि संप्रभुता जो है वो राज्य का सर्वोच्च तत्व है, यह राज्य का प्राण है और यही वह तत्व है राज्य का जो कि उसको अन्य संस्थाओं से अलग करता है। यही वो तत्व है जिससे कारण जो है राज्य जो है अपने आंतरिक दृष्टि से सर्वोच्च होता है और बाह्य दृष्टि से भी स्वतंत्र होता है, यानी वो किसी के दबाव में नहीं होता है। तो वही चीज़ भूमिका में यहाँ लिखा गया है कि संप्रभुता जो है वो राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। राज्य अपने इसी लक्षण के कारण आंतरिक दृष्टि में सर्वोच्च और बाह्य दृष्टि से स्वतंत्र होता है। इसके बाद डाला गया परिभाषा, क्योंकि परिभाषा पूछा गया है तो परिभाषा हेडिंग डाल दी गई और इसमें लिखा गया है कि संप्रभुता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांसीसी विचारक बोदा ने 1556 में अपनी कृति 6 बुक्स कंसर्निंग रिपब्लिक में किया। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, आपको थोड़ा सा बता दिया गया कि संप्रभुता का बैकग्राउंड की संप्रभुता शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? फ्रांसीसी विचारक बोदा ने किया था। कब किया था? 1556 में किया था। कहाँ किया था? तो अपनी जो बुक, उसकी फेमस बुक है 6 बुक्स कंसर्निंग रिपब्लिक में किया था। तो जहाँ मेन पॉइंट को हाईलाइट किया गया है तो आप इसको अंडरलाइन कर दीजिएगा। अब इसके बाद बोदा की परिभाषा लिखी गई है कि बोदा के अनुसार संप्रभुता क्या है। तो लिखा गया है कि संप्रभुता जो है, बोदा ने कहा कि संप्रभुता नागरिकों और प्रजाजनों पर वह सर्वोच्च शक्ति है जो विधि द्वारा नियंत्रित नहीं है।
इसके अलावा मैंने जॉन ऑस्टिन की परिभाषा लिख दी है। बोदा वह पहला विचारक था जिसने कि संप्रभुता शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था, तो इसकी परिभाषा लिख दिया गया। आधुनिक काल में जॉन ऑस्टिन जो है जिन्होंने संप्रभुता को सर्वोच्चता तक पहुंचाया, तो इनकी परिभाषा भी डाल दिया गया शॉर्ट रूप में कि जॉन ऑस्टिन के अनुसार संप्रभुता वह सर्वोच्च शक्ति है जिसके आदेशों का समाज के अधिकांश लोग पालन करते हैं, जो स्वयं किसी अन्य के आदेशों का पालन नहीं करती है। तो फ्रेंड्स, यह जॉन ऑस्टिन की जो परिभाषा है जो कि उन्होंने संप्रभुता के परिप्रेक्ष्य में दिया था, उसका एक शॉर्ट रूप लिख दिया गया है। हालांकि उनकी पूरी परिभाषा बड़ी लंबी थी तो उसको शॉर्ट में लिख दिया गया है। उनकी पूरी परिभाषा तो ये थी कि यदि किसी समाज का अधिकांश भाग किसी निश्चित प्रधान व्यक्ति की आज्ञाओं का पालन करता हो और वह निश्चित व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की आज्ञा पालन करने का आदी न हो, तो उस समाज में वह व्यक्ति संप्रभु है और उस निश्चित प्रधान व्यक्ति सहित वो समाज जो है वो राज्य है। तो इनकी परिभाषा लंबी थी, लेकिन उसका जो सार रूप था वो यहाँ पर लिख दिया गया कि ऑस्टिन के अनुसार संप्रभुता वह सर्वोच्च शक्ति है जिसके आदेशों का पालन जो है समाज के अधिकांश लोग करते हैं, लेकिन जो स्वयं जो है किसी अन्य के आदेशों का पालन नहीं करती है। यानी संप्रभुता किसी आदेश का पालन नहीं करती है, बल्कि उसके आदेश का पालन सब करेंगे। तो जॉन ऑस्टिन का ये परिभाषा लिख दिया। तो दो परिभाषा हमने दे दिया है और इतना बहुत है। ज़्यादा देंगे तो शब्दों की जो सीमा है वो आप पार हो जाएंगे। तो पूरी जो प्रश्न पूछा गया है उसका पूरा का पूरा भाव आप स्पष्ट नहीं कर पाएंगे दो शब्दों में। तो इसलिए दो ही परिभाषा जो है दिया गया है और दो परिभाषा जो है वो बहुत है। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं नीचे संप्रभुता के प्रमुख लक्षण पे। तो देखिए यहाँ लिखा है संप्रभुता के प्रमुख लक्षण को एक डायग्राम के माध्यम से बता दिया गया है, जिसमें संप्रभुता के लक्षण 5 लक्षण दर्शा दिए गए हैं: सर्वोच्चता, अस्थायित्व, सार्वभौमिकता, अविभाज्यता और अधेयता। अब इसके बारे में हम थोड़ा थोड़ा करके बता देंगे कि पहला हेडिंग डाले हैं सर्वोच्चता, जिसमें बताया गया है कि संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च शक्ति है। राज्य के भीतर कोई भी शक्ति इसके ऊपर नहीं होती है। फ्रेंड्स देखिए, हमको बहुत ज़्यादा व्याख्या करने की जरूरत नहीं है, एकदम सटीक पॉइंट वाइज आपको लिखना है। जो जिसकी व्याख्या कर रहे हैं, जो पूछा गया है उसको एकदम सटीक बताइए, कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात कहने का प्रयास कीजिए। तो सर्वोच्चता में यही लिखा गया है कि संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च शक्ति है, राज्य के भीतर कोई भी शक्ति इसके ऊपर नहीं है। दूसरा पॉइंट डाला गया स्थायित्व। तो स्थायित्व में लिखा गया कि सरकारें बदलती रहती हैं जबकि संप्रभुता स्थायी रहती है क्योंकि यह राज्य से जुड़ी हुई है। संप्रभुता जो है वो राज्य का गुण है, यह राज्य का तत्व है। तो सरकार जो है बदलती रहेगी, सरकार अस्थायी होती है, लेकिन राज्य जो है वो स्थायी होता है, इसलिए संप्रभुता भी स्थायी है। तो यही लिखा है कि सरकारें बदलती रहती हैं जबकि संप्रभुता स्थायी रहती है क्योंकि यह राज्य से जुड़ी होती है। ठीक है, इसके अलावा तीसरा लिखा गया है, आप देखिए सार्वभौमिकता। सार्वभौमिकता का मतलब होता है कि जो चीज पूरे क्षेत्र में समान रूप से लागू हो। यानी अगर कहा जाए कि संप्रभुता सार्वभौमिक है, इसका मतलब है कि संप्रभुता जो है राज्य क्षेत्र के भीतर सभी व्यक्तियों पर समान रूप से लागू है। तो वही लिखा गया है कि संप्रभुता का अधिकार राज्य के सभी व्यक्तियों और संस्थाओं पर समान रूप से लागू होता है। तो ये सार्वभौमिकता है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसका अगला गुण देखते हैं। तो अगला गुण है अविभाज्यता। तो लिखा है संप्रभुता को विभाजित नहीं किया जा सकता है। गेटिल का एक स्टेटमेंट यहाँ लिख दिया गया कि जितनी प्रभुसत्ताएं उतने ही राज्य। यानी अगर हम संप्रभुता को विभाजित करने का प्रयास करते हैं तो हम राज्य को विभाजित कर देंगे। जितनी अधिक हम संप्रभुताएं रखेंगे, जितना अधिक प्रभुसत्ता होगी राज्य में, उतने ही अधिक राज्य हो जाएंगे। तो यह जो स्टेटमेंट दिया गया गेटिल का, ये यही बताता है कि संप्रभुता को विभाजित नहीं किया जा सकता है। तो उसी को परिप्रेक्ष्य में छोटा सा गेटिल का स्टेटमेंट लगा दिया गया है और व्याख्या में सिर्फ यही लिखा गया है कि संप्रभुता को विभाजित नहीं किया जा सकता है, और इसके नीचे गेटिल के अनुसार लगा दिया गया है कि जितनी प्रभुसत्ताएं होंगी उतने ही राज्य हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा पांचवा जो लक्षण है वो है अधेयता, जिसमें जो है गार्डनर का सीधे के सीधे पूरा स्टेटमेंट ही लिख दिया गया है और जिसके द्वारा जो है इस पॉइंट को स्पष्ट किया गया है। गार्डनर लिखते हैं कि राज्य स्वयं को नष्ट किए बिना प्रभुसत्ता किसी को दूसरे को नहीं सौंप सकता है। प्रभुसत्ता को त्यागना आत्महत्या के समान है। यहाँ हमने इस स्टेटमेंट के माध्यम से यह स्पष्ट कर दिया है कि संप्रभुता को दिया नहीं जा सकता है। अगर संप्रभुता को राज्य देगा तो वो नष्ट हो जाएगा। तो वही चीज यहाँ लिखा गया है कि राज्य स्वयं को नष्ट किए बिना प्रभुसत्ता किसी दूसरे को नहीं सौंप सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रभुसत्ता कहो, संप्रभुता कहो या प्रभुसत्ता संपन्न कहो, संप्रभुता संपन्न कहो, ये सब शब्दावलियाँ एक ही हैं।
तो कहीं कहीं आप देखेंगे संप्रभुता लिखा रहेगा, कहीं कहीं प्रभुसत्ता आपको मिल जाएगा, तो आप इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा, दोनों चीज़ें एक ही हैं। तो यहाँ लिखा गया कि राज्य स्वयं को नष्ट किए बिना प्रभुसत्ता किसी को दूसरे को सौंप नहीं सकता है। प्रभुसत्ता को त्यागना आत्महत्या के समान है। यानी अगर हम प्रभुसत्ता किसी को दे रहे हैं तो इसका मतलब आत्महत्या कर रहे हैं। अगर राज्य ने प्रभुसत्ता सौंप दी तो राज्य खत्म हो गया। तो इसीलिए यहाँ लिखा गया कि अदेयता, संप्रभुता जो है अदेय है, किसी को दी नहीं जा सकती। संप्रभुता के आवश्यक लक्षणों को बताने के बाद हम अपने निष्कर्ष की तरफ बढ़ेंगे और अपने उत्तर को समेटने का प्रयास करेंगे। तो निष्कर्ष बहुत ही सीमित शब्दों में सभी का निचोड़ हम रखने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ लिखा गया है कि अतः संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च स्थायी और स्वतंत्र शक्ति है। यही तत्व राज्य को अन्य सामाजिक संस्थाओं से भिन्न बनाता है तथा उसकी वास्तविक सत्ता को आधार प्रदान करता है। यानी हम लास्ट में ये बता रहे हैं कि संप्रभुता ही राज्य की सर्वोच्च शक्ति है, या उसकी स्थायी शक्ति है, या उसकी स्वतंत्र शक्ति है, और संप्रभुता के कारण ही राज्य जो है अन्य सामाजिक जो संस्थाएं हैं उनसे अलग है, और यही जो है उसकी वास्तविक सत्ता को आधार प्रदान करते हैं। तो इस तरह से एक संतुलित निष्कर्ष हमने लिख दिया। तो इस तरह से फ्रेंड्स एक अच्छा उत्तर लिखने का प्रयास किया है, और निश्चित रूप से आपको समझ में आ रहा होगा। ये सिर्फ आपको बताने का उद्देश्य है कि कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसको हम किस तरह से पॉइंट वाइज पार्ट में बांट करके हम उसको उत्तर लिखेंगे, और समय का ध्यान देते हुए कि ताकि उतने समय में वह क्वेश्चन समाप्त हो जाए। जितने शब्दों की सीमा दी गई है उस शब्द सीमा के अंदर ही हम उत्तर को समेट दें। अंदर का मतलब यह है कि 2 शब्दों में कहा है तो 205 10 भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 200 का 300 कर देंगे तो वहाँ दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत प्रश्न की छोड़िए, दिक्कत आपको पूरे पेपर को करने में हो जाएगी, क्योंकि जब अगर एक प्रश्न में आप समय ज़्यादा दे देंगे तो दूसरा प्रश्न निश्चित रूप से छूट जाएगा, तो आप पूरा नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपको एक मॉडल के माध्यम से बताया गया है, समझाया गया है कि किस तरह से कम शब्दों में हम अधिकतर बात कह करके क्वेश्चन को हम समाप्त कर सकते हैं। तो भूमिका लिखना है, निष्कर्ष लिखना है, उसके बीच में जो पूछा है उसको लिखना है। तो उसी तरह से इस प्रश्न को भी लिखने का प्रयास किया गया है। एक बार फिर से हम देख लेते हैं पूरे क्वेश्चन को और उसको पढ़ लेते हैं। देखिए, प्रश्न है कि संप्रभुता की परिभाषा दीजिए तथा उसके प्रमुख लक्षणों का वर्णन कीजिए। तो हमने भूमिका लिखा, संप्रभुता राज्य की सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। राज्य अपने इसी लक्षण के कारण आंतरिक दृष्टि से सर्वोच्च और बाह्य दृष्टि से स्वतंत्र है। इसके बाद हम परिभाषा लिख रहे हैं। परिभाषा में हम लिख रहे हैं कि संप्रभुता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांसीसी विचारक बोधा ने 1556 में अपनी कृति 6 बुक्स कंसर्निंग रिपब्लिक में किया। बोधा के अनुसार संप्रभुता नागरिकों और प्रजाजनों पर वह सर्वोच्च शक्ति है जो विधि द्वारा नियंत्रित नहीं है। जॉन ऑस्टिन कहते हैं कि संप्रभुता वह सर्वोच्च शक्ति है जिसके आदेशों का समाज के अधिकांश लोग पालन करते हैं और जो स्वयं किसी अन्य के आदेशों का पालन नहीं करती। इसके बाद संप्रभुता के लक्षण का डायग्राम बनाया गया है, जिसमें बताया गया है कि संप्रभुता के 5 लक्षण हमने यहाँ दर्शाए हैं: सर्वोच्चता, स्थायित्व, सार्वभौमिकता, अविभाज्यता और अदेयता। अब फिर इनकी थोड़ी थोड़ी व्याख्या की गई है। पहला है सर्वोच्चता, जिसमें कहा गया है कि संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च शक्ति है, राज्य के भीतर कोई भी शक्ति इसके ऊपर नहीं होती है। दूसरा लक्षण है स्थायित्व, जिसमें लिखा है कि सरकारें बदलती रहती हैं जबकि संप्रभुता स्थायी रहती है क्योंकि यह राज्य से जुड़ी होती है। तीसरा है सार्वभौमिकता, संप्रभुता का अधिकार राज्य के सभी व्यक्तियों और संस्थाओं पर समान रूप से लागू होता है। चौथा है अविभाज्यता, संप्रभुता को विभाजित नहीं किया जा सकता। गैटिल कहते हैं कि जितनी प्रभुसत्ताएं उतने ही राज्य। पांचवा है फ्रेंड्स अदेयता, राज्य स्वयं को नष्ट किए बिना प्रभुसत्ता को किसी दूसरे को सौंप नहीं सकता। प्रभुसत्ता को त्यागना आत्महत्या के समान है, गार्डनर का स्टेटमेंट है, उसके माध्यम से इस पॉइंट को स्पष्ट किया गया है। और अंतिम है निष्कर्ष, जिसमें लिखा गया है कि अतः संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च, स्थायी और स्वतंत्र शक्ति है। यही तत्व राज्य को अन्य सामाजिक संस्थाओं से भिन्न बनाता है तथा उसकी वास्तविक सत्ता को आधार प्रदान करता है। तो यह था फ्रेंड्स संप्रभुता की परिभाषा और उसके लक्षण। नीचे फ्रेंड्स संप्रभुता से संबंधित बहुत से क्वेश्चन बनते हैं, तो उसमें से कुछ क्वेश्चन को यहाँ दे दिया गया है आपको। जैसे कि मैं इसके पहले भी जितने भी क्वेश्चन आपको कराया हूँ उसमें भी उस टॉपिक से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं वो भी बता दिया गया, ताकि आप उसको भी देखे रहो। ठीक है, तो यहाँ देखिए संप्रभुता से पूछे जाने वाले अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न में पहला है संप्रभुता की परिभाषा दीजिए और उसके प्रमुख लक्षण बताइए, जिसको कि अभी क्वेश्चन के रूप में आपसे कराया गया है आपको। अब दूसरा प्रश्न है कि संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत की व्याख्या कीजिए।
तीसरा है संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। तो आप एकलवादी सिद्धांत और बहुलवादी सिद्धांत जो संप्रभुता के हैं उन दोनों को पढ़े रहिएगा। वो अलग अलग भी पूछ लेंगे और एक साथ भी अंतर स्पष्ट करने वाले में भी पूछ लेंगे, जो कि चौथा प्रश्न है कि संप्रभुता के एकत्ववादी और बहुलवादी सिद्धांत में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आप इसको अच्छे से देखे रहिएगा। इसके अलावा पांचवा क्वेश्चन है कि संप्रभुता की सीमाओं का वर्णन कीजिए। और छठवां है क्या आधुनिक युग में संप्रभुता का महत्व कम हो गया है, टिप्पणी कीजिए। यानी इसमें हमको बताना है कि संप्रभुता के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में बहुत सी सीमाएं हैं। जो कहा जाता है कि संप्रभुता एकदम सर्वोच्च होती है, तो उसके ऊपर बहुत सी चीज़ें हैं जो प्रतिबंध लगाती हैं। तो उसी के ध्यान में रखते हुए यह प्रश्न बनाया गया है कि क्या आधुनिक युग में संप्रभुता का महत्व कम हो गया है। तो आपको उस परिप्रेक्ष्य में बताते हुए आपको लास्ट में बताना है कि नहीं, संप्रभुता का महत्व वर्तमान में भी कम नहीं हुआ है। हाँ, कुछ चीज़ें हैं, अंतर्राष्ट्रीय चीज़ें हैं जिसका कि राज्य स्वेच्छा से पालन करते हैं, जिसके कारण उनकी शक्तियों पर कुछ कमी नजर आती है, कुछ प्रभाव पड़ता है, लेकिन ये किसी दबाव में नहीं बल्कि वो स्वेच्छा से ऐसे करते हैं। ठीक है, तो इसमें हमको ये दर्शाना है। और सातवां जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनते आता है फ्रेंड्स कि जॉन ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। थोड़ा सा आप जॉन ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत का भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से 7 क्वेश्चन हमने आपको दिया जो कि संप्रभुता से रिलेटेड है। अब यहाँ आप ध्यान दीजिएगा कि संप्रभुता से रिलेटेड कोई भी प्रश्न पूछे, भूमिका आप ये डाल सकते हैं। तो भूमिका आप ये रहेगा। इसके अलावा जैसा प्रश्न पूछे उसी के अकॉर्डिंग आप अपने उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ये क्लास यहीं समाप्त होता है। और मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स कि इस प्रश्न के माध्यम से जो कुछ भी आपको समझाने और बताने का प्रयास किया गया है वो सब कुछ आपको समझ में आया होगा और ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। फ्रेंड्स, क्या आप टीजीटी सामाजिक विज्ञान, पीजीटी सिविक्स या पॉलिटिकल साइंस से नेट जेआरएफ की तैयारी करना चाह रहे हैं? तो बिना देरी किए हुए प्ले स्टोर पर जाइए और जायसवाल वर्चुअल क्लासेज के ऐप को डाउनलोड कीजिए। ऐप डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर में जाकर के टाइप कीजिए जायसवाल वर्चुअल क्लासेज और सर्च कीजिए। आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल के सामने आएगा और वहाँ जायसवाल वर्चुअल क्लासेज का आपको लोगो दिखाई दे रहा होगा। उस पर क्लिक कीजिए और लोगो सहित जायसवाल वर्चुअल क्लासेज लिखा हुआ कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। आप इंस्टॉल का बटन दबा दीजिए। इंस्टॉल होने के बाद ओपन का बटन दबाएंगे तो जायसवाल वर्चुअल क्लासेज का ऐप खुल जाएगा। यहाँ पर आपको लॉगिन करने के लिए मोबाइल नंबर और कुछ परमिशन मांगा जाएगा। जैसे ही आप मोबाइल नंबर डाल के परमिशन देते हैं, ऐप चालू हो जाएगा और सारी सूचनाएं यहीं पर मिल जाएंगी। तो बिना देरी किए फ्रेंड्स, ऐप को डाउनलोड कीजिए।